स्वागत दोस्तों आप सभी का अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद यहाँ पर चलेगा फटाफट 50 बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जैसे ही 800 ट्रैक्टर लेकर मैदान में उतर के किसान, वैसे ही फैसले को पलट दिया गया है। दोस्तों बताएंगे आखिर पूरा मामला क्या है दोस्तों। इसी के साथ में किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर 11 मांगी गई है दोस्तों, अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। बताएंगे कौन कौन सी ये मांगी है। इसी के साथ में खाप पंचायत एक साथ आ गए हैं और सरकार को 14 फरवरी से पहले का नया अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी के साथ में बैठने वाले मंत्री ने मोदी सरकार छोड़ने का एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। क्या मचने वाला है हड़कंप। और इसी के साथ में राहुल गांधी के खिलाफ फिर से नए मामले लादे गए हैं। बताएंगे कहां पर उनके खिलाफ मामले दर्ज करवाए गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के किसानों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए और जय जवान जय किसान का ही नारा भारत में गूंजना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली में कौन जीतेगा चुनाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला लिया और किसानों का पारा चढ़ गया। दरअसल दोस्तों बीजेपी की किसान विरोधी सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया कि केलारस शक्कर के कारखाने की नीलामी की जाएगी। जैसे ही नीलामी की खबर किसानों को मिली, वैसे ही किसानों ने 800 के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली मैदान में उतार दिया दोस्तों। 800 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान सत्याग्रह करना शुरू करने लगे। जैसे ही किसानों ने सत्याग्रह करना शुरू किया और जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दी दोस्तों, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस शक्कर के कारखाने की नीलामी की जा रही थी, नीलामी में पैसा लगाने वाले लोगों ने अपना पैसा वापस करके वहां से भागकर चले गए और इसके बाद फैसले को वापस ले लिया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर अब नीलामी नहीं होगी। किसानों ने अपनी ताकत का एहसास करवाया, तब जाकर फैसला पलटा गया है। अगर आप भी मानते हैं कि किसानों के सामने कोई भी कितना भी बड़ा राजा हो उसका अहंकार टूट ही जाता है, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। इसी के साथ में राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को 11 मांगों वाली चिट्ठी थमा दी है दोस्तों। उन्होंने 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन फरवरी में उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले 11 महापंचायत करने वाला है। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसकी घोषणा की है। प्रयागराज में कुंभ के दौरान आयोजित एक राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस महापंचायत की शुरुआत 9 फरवरी फिरोजाबाद से होने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों जो 11 मांगे की गई है उसमें एमएसपी से लेकर तमाम किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए हैं और मोदी सरकार को अल्टीमेटम फरवरी 14 तक का दिया गया है, जो बीजेपी के लोग किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल से मांग कर आए थे। अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और ज्यादा बड़ा होता नजर आएगा। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा की कई खाप के नेताओं ने धमकी दी है कि अगर 14 फरवरी तक किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। खाप नेताओं ने किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए 26 जनवरी को मार्च में हिस्सा लेने का ऐलान किया है दोस्तों। हिसार में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फोगाट खाप के प्रमुख सुरेश फोगाट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र चंडीगढ़ में 14 फरवरी को बैठक के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों को मानेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर किसान अपने तरीके से करारा और मजबूत जवाब देंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों। क्या किसानों की मांगों को जानबूझकर टालने की कोशिश की जा रही है ताकि दिल्ली का चुनाव बीत जाए और फिर से किसानों को बिहार के चुनाव तक वेट करवाया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर समय को टालने का प्रयास किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये सोची समझी साजिश के तहत ऐसा कर रही है, तो अपनी राय जरूर लिखा था। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी के साथ उठने बैठने वाले और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ दलित समाज से आने वाले नेता जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने सासाराम के बाद मुंगेर में भी अब एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन ने उनके साथ बार बार धोखा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वजूद के बराबर सीट मिलनी चाहिए, नहीं तो लग रहा है कि मोदी की कैबिनेट छोड़नी पड़ेगी। झारखंड और दिल्ली में सीटों की मांगों के बावजूद एक भी सीट उनको नहीं मिली। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह कहकर कि जीतन राम मांझी ने एक भी सीट की डिमांड नहीं की थी, उनके घाव पर नमक छिड़कने की कोशिश की गई है दोस्तों। इससे जीतन राम मांझी काफी ज्यादा आहत है और नरेंद्र मोदी के कैबिनेट को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जीतन राम मांझी पहले ऐसे नेता होंगे जो एनडीए गठबंधन से अलग होंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके ताश की पत्तों की तरह ये पूरा एक स्ट्रक्चर गिरता हुआ नजर आएगा एनडीए गठबंधन का, तो अपनी राय जरूर लिखा है क्योंकि बिहार के चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। उसके बाद सबकी नजर टीडीपी के नेता की ओर रहने वाली है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी पर फिर से नए तरीके से केस लादने की कोशिश की जा रही है। बैक टू बैक हर जगह ऐसा लग रहा है कि लोगों की भावनाएं आहत होने लगी है, खासकर उन लोगों की जो एक पार्टी और झंडे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। एक और मामला सामने आया जहां पर अखंड भारत हिंदू सेना के पदाधिकारी ने कवारसी थाने में राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है। तहरीर में संगठन के जिला प्रवक्ता अधिवक्ता अर्जुन उपाध्याय ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से भावनाएं आहत हुई है। मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा आजाद और छात्र नेता लोकेश नागर के साथ साथ मनीष ठाकुर भी मौजूद रहे दोस्तों। कुल मिलाकर इन सबके द्वारा यह मामला दर्ज कराया गया। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को जानबूझकर असम से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर केसों में लादने की कोशिश की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि बार बार राहुल गांधी के खिलाफ कोई ना कोई मामला दर्ज किया जाए ताकि उनको बार बार चक्कर लगाने पड़े। हर राज्य में राहुल गांधी जाएंगे तो उनके पास फिर टाइम नहीं बचेगा चुनाव प्रचार करने का, भाजपा सरकार को घेरने का। शायद यही बड़ा कारण दोस्तों की एक सिलसिलेवार तरीके से साजिश के तहत किया जा रहा है। साथ साथ ईडी जैसी एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है। ये बयान कोई हम नहीं दे रहे या फिर विपक्ष का कोई नेता नहीं दे रहा दोस्तों, बल्कि मुंबई हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। जस्टिस मिलिंद जाधव ने बेकाबू हो गए ईडी और सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि ईडी जैसी जांच एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है। उन्हें खुद को कानून के भीतर रहकर काम करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों ईडी वाले जो काम करते हैं ऐसा लगता है कि कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं और इसीलिए मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस जज ने साफ
साफ तौर पर कहा है मिलिंद जाधव ने कि ईडी जैसी एजेंसियों को कड़ा संदेश देने की जरूरत है और इन लोगों को खुद कानून के अंदर रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि ईडी के द्वारा ऐसे आदेश जारी कर दिए जाते हैं और ऐसी जगह छापेमारी कर दी जाती है जो गैर कानूनी होता है। अगर आप भी मानते हैं कि ईडी जैसी एजेंसियों को इस तरीके की फटकार लगनी जरूरी है ताकि लिमिट में रहकर काम करे, किसी एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे कानून को ध्वस्त करके कानून के ऊपर अपने आप को ना समझे, इसके लिए उनको कंट्रोल करने की जरूरत है और जज के द्वारा एकदम सही बयान दिया गया है। तो अपनी राय जो लिखा था साथ में गृह मंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। हमारी मांग आज भी अमित शाह के इस्तीफे की है। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ शब्दों में अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपशब्द बोलने वाले, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति के कम से कम इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए और इस्तीफे के बिना समझौता तो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड फिर से क्लियर कर दिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके का मजबूत स्टैंड लेना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसके साथ में दिल्ली के चुनाव 5 तारीख को होने वाले हैं और अब सर्वे भी कराए जाने शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों टाइम्स नाउ भारत की ओर से आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को हकीकत दिखाई गई है और सर्वे करने की थोड़ी हिम्मत जुटाई गई है। उन्होंने जो सर्वे किया है तो उनको रिपोर्ट ग्राउंड स्तर पर वैसे ही मिली है जैसे उम्मीद की जा रही थी। दोस्तों और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ओपिनियन पोल के अनुसार राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी को लगभग 51,30,000 के आसपास वोट मिल रहे हैं और बीजेपी को 40 लाख के आसपास वोट मिल रहे हैं। और अगर सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 56 से 60 सीटें मिल सकती है जबकि भारतीय जनता पार्टी को 10 से 14 सीटें मात्र मिलेगी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। आम आदमी पार्टी 51% के आसपास वोट शेयर इकट्ठा कर रही है और यह साफ संकेत है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की पार्टी की सरकार दिल्ली में बिना किसी रोक टोक के बनने वाली है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा आपको क्या लगता है, क्या इसी तरीके के ओपिनियन पोल होंगे या फिर बीजेपी का सुपड़ा फिर से साफ हो जाएगा और इस बार बीजेपी 0 पर आकर सिमट जाएगी जो पिछली बार 8 सीटें जीत गई थी। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर से वही एजेंडा अपनाने वाले हैं जो इससे पहले करते आए हैं। आप लोग को याद होगा कि नरेंद्र मोदी अमूमन मंदिरों में चले जाते हैं जिस दिन इलेक्शन के लिए वोट डाले जाते हैं। दोस्तों यानी वोटिंग के दिन नरेंद्र मोदी किसी न किसी मंदिर में मौजूद रहते हैं या फिर कहीं योग कर रहे होते हैं कैमरा लगाकर। कुछ इसी तरीके का एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ में नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को डुबकी लगाने वाले हैं। कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाने का उनका कार्यक्रम 5 फरवरी का इसलिए रखा गया है क्योंकि इस दिन दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है और वोट डाले जाएंगे। दोस्तों सुबह से नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम टीवी चैनलों पर शुरू कर दिया जाएगा, एक कैमरा लगा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी नहा रहे होंगे, फिर पूजा कर रहे होंगे और इस तरीके से एक मैसेज भेजने की कोशिश दिल्ली के लोगों को की जाएगी। दोस्तों और आप लोग जानते हैं कि फिर जब मीडिया वाले कुंभ मेले में व्यस्त होंगे तो फिर दिल्ली के चुनाव की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं कि फिर अंदर खाने क्या क्या हो सकता है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं 5 फरवरी के डेट तय किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर ये डेट तय किया गया है 5 फरवरी का मोदी के कुंभ स्नान को लेकर? दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर एक बार फिर से मीडिया वाले एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थी। इस दौरान उनको अंदर शपथ ग्रहण समारोह में जाने तो नहीं दिया गया, तो सड़कों पर जो लोग चल रहे थे जिसमें ज्यादातर ट्रंप के समर्थक थे उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। दोस्तों इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे थे उनके समर्थक और अंजना ओम कश्यप कोशिश कर रही थी कि कोई इसमें से आकर बोल दे कि वो नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन है और बार बार ट्रंप के समर्थकों से पूछ रही थी क्या आप मोदी के भी फैन है, क्या आप मोदी के भी फैन है, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि वो मोदी के फैन है। लेकिन अंजना ओम कश्यप ट्राई कर रही थी कि कोई ना कोई तो ऐसा बोल दे कि वो मोदी के फैन है अमेरिका से। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस लेवल पर उतरकर जर्नलिज्म देश के अंदर चल रहा है और अब तो विदेश में भी इसी तरीके का हाल है। चाहे देश में रहे या प्रदेश में रहे, केवल एक ही लक्ष्य होता है कि मोदी की तारीफ लोगों से करवाई जाए, जबरदस्ती तारीफ करवाई जाए। लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी उनके दिमाग में ये बातें डाली जाए और जैसे तैसे ये बाइट निकाला जाए कि वो मोदी के समर्थक है, मोदी को एडमायर करते हैं, ताकि उस तरीके का बाइट आ जाए तो फिर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि कई सारे बड़े बेनिफिट, सरकारी बेनिफिट मिलते हैं, चाहे एडवर्टीजमेंट प्रचार का मामला हो या फिर इंटरव्यू लेने का मौका हो। आपको क्या लगता है दोस्तों इस तरीके के जर्नलिज्म के बारे में लिखकर जरूर बताएगा कि अमेरिका के लोग इस तरीके की पत्रकारिता से भारत के बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों वैसे भी दुनिया में सबको पता है कि भारत के अंदर पत्रकारिता का रैंकिंग का इतना बुरा हाल है, पत्रकारिता की ऐसी बुरी स्थिति है कि दुनिया भर के खराब देशों में भारत का नाम आता है और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो गोदी मीडिया के पत्रकार है। साथ साथ दोस्तों पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजा वड़िंग और कई बड़े नेताओं ने दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया है। दोस्तों इन तीनों नेताओं ने भगवानपुरा में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में विधानसभा का प्रचार किया है। बादली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में पप्पू यादव वोट मांग रहे हैं। दोस्तों पप्पू यादव पूर्वांचली लोगों को खासकर अपील कर रहे हैं वोट की। साथ साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 450 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। दोस्तों जैसे ही ये फैसला लिया गया उसके बाद अब छात्रों की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। 450 स्कूल अचानक से एक झटके में बंद किए जाने की जमकर निंदा की जानी चाहिए। सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अचानक से स्कूलें बंद करने से उन बच्चों के पढ़ाई को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि गरीब के बच्चों को अगर कोई सरकार नहीं पढ़ा सकती तो फिर उस सरकार के होने का भी कोई मतलब नहीं है और ऐसी पार्टी की सरकार का पूरी तरीके से बॉयकॉट ही होना चाहिए। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है कि जहां पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था चल रही है वहां पर भी आओ तो पहले स्कूल ही
बंद कर दो सरकारी, ताकि प्राइवेट स्कूल चलने लगे और प्राइवेट स्कूल के मालिकों के द्वारा जो बाद में चंदे मिलते हैं उस चंदे का लाभ उठाकर चुनाव जीते जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों ये फैसला लिया गया है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से उड़ान से जुड़े हुए विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी की दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी झारखंड की सरकार चाहती है कि बीजेपी के दोनों नेता निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया था। दोस्तों, उड़ान भरने का भी आरोप इन पर लगाया गया है कि इन्होंने सुरक्षा का उल्लंघन करके उड़ान भरी थी, जिससे कई सारे लोगों की जान खतरे में आ गई थी। एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने एफआईआर को निरस्त कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं झारखंड के वकील, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां से भी झटका दिया। ऐसा लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी मनोज तिवारी के खिलाफ, लेकिन हो सकता है कि फिर झारखंड की सरकार के द्वारा और बड़ा कोई वकील उतारा जाए और नए आर्गुमेंट के साथ में मनोज तिवारी के खिलाफ कार्रवाई और निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की अपील की जाए। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी, पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल को वजीरपुर की रैली में काले पोस्टर दिखाए गए। दोस्तों, लोगों ने तख्तियां हाथ में ले रखी थी। अरविंद केजरीवाल झुग्गी विरोधी के नारे लगा रहे थे। इस बीच रैली में केजरीवाल ने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है और आने वाले वर्षों के अंदर भी और काम करके दिखाएंगे। पहले दिल्ली में बिजली कटौती होती थी, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये प्रायोजित पूरा मामला है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि ज्यादातर झुग्गी झोपड़ियों के वोट मिलेंगे, गरीब लोग पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हैं। कुछ लोगों को शायद यही बात पसंद नहीं आ रही और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को काली तख्तियां दिखाकर विरोध प्रदर्शन के तहत मोराल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दिल्ली के चुनाव में सबको पता है कि दिशा किस और है। चुनाव की तमाम कोशिश के बावजूद भी इंडिया गठबंधन मजबूत होकर उभरेगा दिल्ली के चुनाव से, ये बात तो डंके की चोट पर कहा जा सकता है। इस तरीके के प्रोटेस्ट का केवल एक ही मतलब है कि लोग बौखलाए हुए हैं, वो लोग जिनके हाथ से सत्ता धीरे धीरे करके खिसकती चली जा रही है, जिनके दिल्ली में जीतने की संभावना धीरे धीरे करके विलुप्त हो चुकी है। 20-25 साल से तमाम कोशिश के बावजूद दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पा रहे और यही झंझनाहट, यही बौखलाहट इन प्रायोजित प्रोटेस्ट के माध्यम से उभरकर सामने आ रही है। शासक कांग्रेस पार्टी के नेता लोकेश बंसल ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इससे नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को और ज्यादा आसानी होगी चुनाव जीतने के लिए। कांग्रेस पार्टी के कई और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को इस सीट पर सपोर्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर संदीप दीक्षित यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी संभावना जीतने की काफी कम है, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर वो अच्छे खासे वोट प्राप्त करते हैं तो नुकसान अरविंद केजरीवाल का होगा दोस्तों। इसलिए अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है उनको साथ में लेकर आया जाए। साथ साथ दिल्ली में पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हार के डर से पंजाब के लोगों पर भी उलझुल बयान देने लगे हैं। दोस्तों, बीजेपी के नई दिल्ली के प्रत्याशी परवेश वर्मा कहते हैं कि पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में हजारों की संख्या में घूम रही है, उनमें कौन लोग हैं, 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, यहाँ पर वो ऐसा क्या काम करने वाले हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। बीजेपी के प्रत्याशी परवेश वर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, परवेश वर्मा को लग रहा है कि पंजाब से गाड़ियां बुला रहे अरविंद केजरीवाल और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सबको पता है कि पंजाब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में आकर प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी ने तो पूरे देश से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर प्रचार में लगा रखा है और अपने दिल्ली के कार्यकर्ताओं पर उनको वैसे भी भरोसा नहीं है। पंजाब का तो लोगों को समझ में भी आता है दोस्तों, पंजाब दिल्ली के आसपास का इलाका ही है, लेकिन बीजेपी ने दूर दूर मध्य प्रदेश तक से लोगों को बुला रखा है दिल्ली में प्रचार करने के लिए। लेकिन अब दिक्कतें भाजपा के नेता को होने लगी है। वो ये नहीं कह रहे कि हार के डर से उन्होंने ये बयान दिया है, बल्कि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे कि दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से मणिपुर का नाम लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों से कहा है कि आप लोगों की समस्या को सॉल्व किया जाएगा और मणिपुर में अब कोई हिंसा नहीं होगी, इसके लिए भरपूर इंतजाम किए जाएंगे और मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा होगा, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। मोदी ने फिर से मणिपुर शब्द का जिक्र तो किया है, लेकिन मणिपुर शब्द उन्होंने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मणिपुर के राज्य गठन का वार्षिक दिवस था बीते दिन। मोदी ने मणिपुर के लोगों को ग्रीटिंग दी है, बधाइयां दी है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी बधाइयां वो दे रहे हैं जिस मणिपुर की शांति की जिम्मेदारी, वहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र दोनों सरकार के हत्थे है और शांति की मांग बार बार जनता कर रही है। न जाने कब क्या हो जाए, इस तरीके से एक भय का माहौल बना हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है दोस्तों। केवल 2 बार पूरे साल में मणिपुर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक तो तब जब मणिपुर के मुख्यमंत्री का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तब मणिपुर के मुख्यमंत्री बोलकर बधाइयां देते हैं, और अब जब स्टेट हुड डे है तब मणिपुर के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के घोटाले की बात करके सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अनुराग ठाकुर को दिल्ली के प्रचार के लिए आगे किया है। दोस्तों, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के घोटालों के खिलाफ बातें करके आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नाम में डबल AP जो है उसमें से एक ए का मतलब अराजकता, अलगाव, आतंकवाद, अफवाहें फैलाना और आतंकवादियों को शरण देने के लिए यूज होता है। यानी आम आदमी पार्टी पर आतंकवाद फैलाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर लगा रहे हैं। दोस्तों, इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद के आरोपी संजय सरोज बीजेपी में शामिल करवाए गए थे। 2018 में लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंड का आरोप उनके ऊपर लगा था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया, लेकिन अब बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर आकर विपक्ष के लोगों को, खासकर आम आदमी पार्टी को आतंकवाद से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, यानी खुद की गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब पार्टी ने कुछ नेताओं ने भारतीय
जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक श्री दत्त शर्मा समेत 2 बार के काउंसलर रेखा रानी और सांसद संजय सिंह के प्रतिनिधि विजेंद्र चौधरी और पूर्व काउंसलर शिल्पा कौर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भाजपा के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल ने 10 सालों में अपने कामों पर एक भी शब्द नहीं बोला। केजरीवाल ने एमसीडी के बजट को बर्बाद कर दिया। कोई वर्क कल्चर नहीं है, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के नेता ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने स्थायी समिति का गठन नहीं किया जिससे एमसीडी के विकास कार्य रुके हुए हैं। यानी जिस टाइम में बीजेपी के लोगों को वाकई प्रचार के लिए मैदान में उतरना चाहिए, गली मोहल्लों में घूमना चाहिए, वो दूसरे पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर दावा कर रहे हैं कि राज्य में बीजेपी का माहौल अच्छा है। लेकिन सबको पता है कि असली लड़ाई तो ग्राउंड स्तर पर लड़ी जाती है। नेताओं को पार्टी में शामिल करने, वो भी चुनाव से मात्र 14 दिन पहले, ऐसा करके कुछ अचीव नहीं होता। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबको पता है कि हवा किस ओर बह रही है, हवा नहीं बल्कि कहिए सुनामी किस ओर बह रही है। साथ साथ वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर लखनऊ में जेपीसी की बैठक हुई जिसमें यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा है। योगी सरकार ने दावा किया है कि वक्फ की 78% जमीन सरकारी जमीन है। यूपी सरकार की तरफ से कृषि उत्पाद आयुक्त और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एसीएस मोनिका गर्ग ने कहा है कि यूपी की वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन है जिसमें से 11,078% के आसपास सरकारी जमीन है। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा से लेकर छोटा इमाम बाड़ा, अयोध्या स्थित बहू बेगम का मकबरा भी सरकार का है। कुल मिलाकर दोस्तों योगी सरकार अब वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले वक्फ के जमीन पर ही अपना अधिकार बताने की कोशिश कर रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि वक्फ कानून को हटाने से पहले कहीं ना कहीं वक्फ के प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश चल रही है। दोस्तों वक्फ के पास केवल वो प्रॉपर्टी होती है जो लोग दान करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी दान की है तो ये सरकार की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? आपको क्या लगता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो बयान दिया गया है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी तर्क है? पूरे मामले पर वक्फ को अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर सरकार की ओर से 78% जमीन पर दावा किया गया तो आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ये शुरू से एजेंडा है कि वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर माहौल बनाया जाए, वक्फ बोर्ड के खिलाफ माहौल बनाया जाए और उसके बाद सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वक्फ के जमीन को कब्जा ले? और बाद में आप लोग जानते हैं कि सरकारी जमीन पर कैसे धीरे धीरे करके नेता कब्जा कर लेते हैं। यानी कुछ नेताओं की ये साजिश आपको लग रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है पूरे मामले पर? योगी सरकार के बयान पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के 3 फायर ब्रांड नेता मैदान में उतरे। 3 विधानसभा का चक्कर लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे। 3 विधानसभा में मोर्चा संभाला संजय सिंह ने और 3 विधानसभा में भगवत मान प्रचार करते नजर आए। यानी एक दिन में तीनों दिग्गज नेता लगभग 9 विधानसभा कवर कर ले रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल 70 विधानसभा कवर कर लेंगे और संजय सिंह के साथ साथ भगवत मान भी लगभग 70 सीटें कवर कर लेंगे। तो आम आदमी पार्टी पूरी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरी हुई है दोस्तों। जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोला जा रहा है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पार्टी के प्रचार अभियान से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं है। सूत्रों की माने तो दिल्ली कांग्रेस को प्रचार में धार देने के लिए निर्देश दिया गया है। दिल्ली में कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई की अगुवाई खुद राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इस हफ्ते दिल्ली में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी ने पहले करीब 1 दर्जन विधानसभाओं में राहुल गांधी की पदयात्रा की रणनीति बनाई दोस्तों, लेकिन अब राहुल गांधी चुनिंदा पदयात्रा ही करेंगे। ज्यादा सभाओं को भी संबोधित करने का प्लान चल रहा है। 22 तारीख यानी आज राहुल गांधी की सभा होने वाली है। 23, 24 और 27 को भी वो सभा करेंगे। राहुल गांधी की रैली का जो फोकस पॉइंट रहेगा वो दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट पर रहेगा। सीलमपुर में पहली सभा उनकी होने वाली है जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है दोस्तों। इसके साथ ही मुस्तफाबाद और ओखला में भी राहुल गांधी प्रचार करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अपने मजबूत क्षेत्रों में प्रचार कर रही है। क्या आपको लगता है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने से आम आदमी पार्टी कमजोर होगी या फिर कुछ और आपको लगता है? जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालना चाहिए। बिहार के मौजूदा हालात से अगर कोई पार्टी बिहार को बाहर निकाल सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है और सारे संभव प्रयास करने चाहिए। कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व देना चाहिए। बिहार विधानसभा का राष्ट्रीय जनता दल से इतर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की मांग की जा रही है। साथ साथ दोस्तों अब की बार 5 फरवरी को केजरीवाल का भूत उतरने वाला है। ये बयान कोई बीजेपी का छोटा मोटा नेता नहीं दे रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अभी हाल फिलहाल में चुनाव जीत कर आए दूसरे बार के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिया है दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि केजरीवाल का भूत उतरने वाला है। यानी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल बीजेपी के शीर्ष नेता कर रहे हैं दोस्तों। टॉप लीडरशिप से ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। यानी अरविंद केजरीवाल से बार बार चुनाव हार रही भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा बौखला गई है कि अब उनको भूत उतारने की धमकियां दी जा रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से नफरत की इस लिमिट तक बीजेपी के लोग पहुंच चुके हैं कि जानबूझकर अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली की जनता ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के कई नेता गफलत में है लेकिन जल्द ही नतीजा आते मूर्खों के स्वर्ग से बाहर आ जाएंगे सारे भाजपाई। साथ साथ दोस्तों बिहार में सबको पता है कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं बल्कि कुछ अधिकारियों की सरकार चल रही है और डीके बोस की सरकार चल रही है। ये बयान तेजस्वी यादव देते हैं दोस्तों, जिसमें सच्चाई भी है। कुछ एक अधिकारी है जो नीतीश कुमार को गुमराह करके बिहार में चमकीली तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आपने बहुत विकास किया है। नीतीश कुमार इसी ईगो में रहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है। लेकिन अब एक तस्वीर तेजस्वी यादव ने शेयर की है दोस्तों, इसमें नीतीश कुमार देख रहे हैं तो सामने उनको टूटा हुआ पुल और कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि प्रगति सह दुर्गति यात्रा में रेड कारपेट पर
चलकर 20 वर्ष के मुख्यमंत्री दूधिया पर्दों के बीच से अदृश्य प्रगति को देखते हुए बिहार में नीतीश कुमार एंड डीके कंपनी के संगठित भ्रष्टाचार की लूट मचाते हुए कहीं कहीं ऐसे दिखावटी अर्धनिर्माण ढांचे तथा फर्जी कागजों पर लकीर खींच 5000 से अधिक पुल पुलिया बना दिए गए हैं जिनका कोई पहुंच पथ नहीं है। अधिकांश ऐसे पुल पुलिया खेतों के बीच में मही अधर में लटके हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जो लोग बिहार से उन सबको पता है कि बिहार में सड़कों की कितनी खराब स्थिति है और नीतीश कुमार इस गफलत में है कि 20-25 साल से उन्होंने बहुत विकास किया है। अधिकारी उनका कान फूंकते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि आपने बहुत विकास किया है और नीतीश कुमार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एकदम प्रायोजित कार्यक्रम होता है, टेंट लगा दिया जाता है जहां पर कूड़ा कटकट होता है और नीतीश कुमार को टेंट के बाहर नहीं देखने दिया जाता और नीतीश कुमार को इस धोखे में रखा जाता है कि आपने बहुत विकास किया है। उसके बाद ये एक तस्वीर है जहां पर शायद नीतीश कुमार को कुछ हकीकत दिख गई होगी, उनका 20 साल का विकास दिख गया होगा। तो तस्वीर काफी शेयर की जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, नीतीश कुमार का क्या अब शासनकाल का अंत आ चुका है? बिहार में अब नीतीश की जगह नई सरकार बननी चाहिए? जो भी आपको लगता है लिखकर जब तक हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।